हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 25 जो ली गई है हमारी 5th यूनिट जीवन की मौलिक इकाई से। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और कोशिका अंगक के बारे में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो है पावर हाउस, जिससे मिलती है कोशिका को ऊर्जा हर काम के लिए, हर रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो कौन है वो कोशिका अंगक, आइए जानते हैं। उस कोशिका अंगक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं रसधानियों के बारे में। तो चलिए ज्ञान के साथ हम भी जिज्ञासा दीदी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। जिज्ञासा दीदी, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है? ज्ञान, यह काम एक कोशिका के अंग के द्वारा किया जाता है और वो अंग क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं सभी के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा किस रूप में मिलती है कोशिका को? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में। कौन दिलवाता है वो ऊर्जा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा संयंत्र बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो आपके सामने अच्छा सा आंसर होगा कि कोशिका की सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर है। ठीक है। आखिर एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार करता है? तो बच्चों, एटीपी का निर्माण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी क्रिया का सहारा लेता है? श्वसन अभिक्रिया का। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, अगर आप ये चित्र देखें जो दिया गया आपको, इसकी जो बाहरी झिल्ली है वो क्या होती है? छिद्रित। छिद्रित क्यों होती है? ताकि अंदर आने वाले पदार्थ तथा बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण किया जा सके। अगर आप इसकी आंतरिक झिल्ली देखेंगे, भीतरी झिल्ली बच्चों, तो वो आपको इस तरह से क्या दिखाई दे रही है? वलयित। वलयित मतलब फोल्ड होती जा रही है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंग है जो कोशिका के प्रोटीन को यूज़ नहीं करता, ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और अपने ही राइबोसोम होते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कोशिका अंग का नाम बताइए जो अपना प्रोटीन खुद बनाता है, जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो आपने उसका क्या आंसर बताना है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ज्ञान ने दीदी से दूसरा क्वेश्चन पूछा कि दीदी, पादप कोशिका में रसधानियाँ क्यों होती हैं? तो दीदी ने बताया कि ज्ञान, अगर मैं जंतु कोशिका की बात करूं तो जंतु कोशिका में रसधानियाँ या तो बहुत ही छोटी होंगी या फिर अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये रसधानियाँ बहुत ही बड़ी होती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि पादप जो हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो वो पादप कोशिका में रसधानियाँ क्या काम करेंगी? द्रव्य को संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्फीति देंगी। और तो और साथ ही ये पौधे के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ, कौन कौन से आवश्यक पदार्थ हैं? अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन और शर्करा, इनका संचयन भी करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रसधानियाँ पादप कोशिका के लिए किस किस को इकट्ठा करती हैं, किस किस का संचयन करती हैं, तो आप बताएंगे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन और शर्करा। रसधानी जो होती है बच्चों, रसधानी की बाहरी झिल्ली को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट क्या काम करेगी? ये रसधानी के द्रव्य को कोशिका के द्रव्य से अलग रखती है। ठीक है। तो चलिए आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? कोशिका का बिजली घर। सेकंड देखिए, कोशिका का कोई एक कार्य जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, बहुत सारे कार्य हैं जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं।
फर्स्ट, कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन जब भी होता है उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। दूसरा कार्य है इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। जब भी पौधे को भोजन व खनिज की आवश्यकता होती है तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से। तो आप लिख सकते हैं कोशिका विभाजन के लिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ऊर्जा किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? पादप कोशिका का। किसका महत्वपूर्ण अंग है? पादप कोशिका का। इसकी झिल्ली का नाम, तो झिल्ली का नाम अभी हमने पढ़ा टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है झिल्ली का? टोनोप्लास्ट। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। ठीक है। और कौन सी किस कोशिका की बात हो रही है यहाँ पर? पादप कोशिका की। फोर्थ देखेंगे, एटीपी का पूरा नाम बताइए। बच्चों पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित 3 पदार्थों के नाम बताइए। तो क्या नाम होंगे वो? अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन और शर्करा। तो ये हमारा फिफ्थ आंसर है। ठीक है। आशा करती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानी के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी बेटा तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।